हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम अगेन टू माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज। पिछली बार की क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, वो कहाँ किस वर्ड से डेराइव होकर आया है। फिर हमने देखा था कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। फिर हमने देखा था कि बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको जब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताया था तो मैंने बोला था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली या मेजरली तीन तरीके की होती हैं: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स बिगिन। मैं आज उसकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उनके बीच का डिफरेंसेस को डिटेल में हम समझेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में जैसा आपको बताया था कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो आज हम डिटेल में उसको कवर करने जा रहे हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस और वो किस तरीके से चलते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर लूं। थोड़ा चार्ट बड़ा होने वाला है इसका। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वर्ड जो है हमारा बिजनेस, ठीक है। देन कम्स प्रोफेशन एंड देन एम्प्लॉयमेंट। और कोई भी चीज को हम थियोरेटिकली जैसा लिखा है बुक में, जरूरी नहीं है एग्जाम एकदम कॉपी पेस्ट वही करने वाले हैं, ठीक है। और कोई भी डिफरेंस को हम जब पढ़ते हैं तो मैंने बताया है आपको हमेशा बेसिस के साथ कि किस बेस पे आप उन्हें बता रहे हो कि वो सिमिलर या डिसिमिलर है, डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी से पहले तो ये समझ लें कि तीनों का मीनिंग होता क्या है, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों का मीनिंग क्या है। बिजनेस का मीनिंग मैंने ऑलरेडी लिखा था क्या, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन प्लस परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड services on regular basis to earn profit। ये तो हमने डिटेल में इसको समझा था और इसके पूरे इसी के बेसिस पे 5 फीचर्स को भी कवर किया था, तो ये अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं हमारे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की तरफ। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो डेफिनेशन कैसे स्टार्ट कर रहा हूं, मीनिंग इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी where the professional provides his personalized services and receives fees in return from the clients। अब ये भी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो प्रोफेशनल पर्सन होगा ना, जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं लूं, एक सीए भी एक प्रोफेशनल है, ठीक है, एक डॉक्टर भी एक प्रोफेशनल है, एक लॉयर भी एक प्रोफेशनल है। तो एक प्रोफेशनल क्या करेगा यहाँ पर, प्रोफेशनल हमारे लिए एक पर्सनलाइज्ड सर्विस देगा। वो जो उसके क्लाइंट्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे ना, उनको पर्सनलाइज्ड सर्विस, पर्सनलाइज सर्विस यानी जिसकी जैसी जरूरत होगी उस जरूरत के हिसाब की सर्विस देगा, सबको सेम सर्विस नहीं देगा, ठीक है। सीए के पास जैसा वर्क लेकर कोई आएगा वो वैसा सर्विस उनको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो पर्सनलाइज का मतलब जिसकी जैसी नीड होगी उस बेसिस पे उसको सर्विस मिलेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है
बदले में वो क्या लेगा? बदले में वो, जैसे वहां पर अर्निंग प्रॉफिट था, यहां पर वो बदले में क्या लेगा? फीस लेगा। ठीक है, ओके। अब एम्प्लॉयमेंट ये भी एक तरीके का क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर इन दी पर्सन, या एम्प्लॉय कह लें, ठीक है, पर्सन provides his or her services to its employer, ठीक, to his or her employer, ठीक है, in return of सैलरी या वेजेस। ठीक है, यानी कि ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहां पर भी क्या होगा? सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। कौन प्रोवाइड करेगा? वो पर्सन, पर्सन यानी यहां पर मैं लिख देता हूं वो एम्प्लॉय। ठीक है, वो प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? अपने एम्प्लॉयर को। और क्यों प्रोवाइड कर रहा है? बदले में वो क्या लेगा? जैसे बिजनेस में प्रॉफिट था, प्रोफेशनल फीस था, यहां पर वो सैलरी या वेजेस लेगा। ठीक है, बदले में अपने सर्विस के। यहां पर पर्सनलाइज्ड नेचर का सर्विस नहीं है। यहां पर सर्विस जैसा उसके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा होगा, जो सर्विस के लिए उसको हायर किया गया होगा। आप देखते हो बहुत सारे एम्प्लॉय अलग अलग काम करते रहते, तो जिस चीज के लिए हायर किया गया वो वैसा सर्विस देगा उन्हें। ओके, इनका कस्टमर से लेना देना नहीं है, इनका लेना देना अपने एम्प्लॉयर से है। ठीक है, बाकी दोनों में अपने कस्टमर्स, ठीक है, उनसे लेना देना होता है। मीनिंग तीनों की क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। अच्छा, मैं इसके एंड में आपको ये जरूर बताऊंगा कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को पहचान कैसे सकते हो। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद मैं एक ऐसा रैशनल वे बताऊंगा जो बच्चों की सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा। ठीक है, दूसरा चीज है, अगर मैं दूसरा बेसिस में बोलूं तो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कहने का मतलब क्या है कि भाई इसको अगर शुरू करना है, बनाना है, तो क्या जरूरी है या किस तरीके से इसे बनाया जाएगा। तो अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहला आपको एक डिसीजन मेकिंग होगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले तो वो डिसीजन लो। देन आपको उसके साथ साथ प्लस लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ पूरी करनी होंगी। हर तरीके के बिजनेस में तो लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, बट जैसे कंपनी, पार्टनरशिप, इनके ऊपर अलग अलग एक्ट चलते हैं, कोऑपरेटिव, ठीक है, एचयूएफ, तो इनकी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होगी, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा और उसके बाद आप शुरू कर सकते हो। तो बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए एक तो डिसीजन की बिजनेस शुरू करना है, प्लस उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा? आपको लेना होगा लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने का जिम्मा। जब आप ये दोनों कर लोगे तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात है प्रोफेशन के लिए आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान से समझ लेना, इसके लिए आपको चाहिए, एक तो मैं लिख दूं ऐसे, क्वालिफिकेशन या डिग्री। आपको क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन या उसी को कह लो डिग्री चाहिए। उसके साथ साथ एक चीज होती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हर एक प्रोफेशनल को ना, सीओपी जिसको हम कहते हैं, उसे लेना पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जितने लोग सीए के ऑफिस में विजिट किए होंगे, वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन केमिस्ट के या डॉक्टर के पास ऑलमोस्ट सब लोग गए हुए हैं, तो मैं उनका एग्जांपल प्रेफरेबली ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अभी सीए के पास जाने की नौबत नहीं आई है, इनकम उतना हुआ नहीं है, तो ठीक है। बट डॉक्टर के पास गए होंगे, जब भी आप किसी क्लिनिक वगैरह में या किसी भी डॉक्टर के पास अप्रोच करते हो, तो आप एक चीज देखोगे, वो किस कॉलेज से पढ़ा है, एमबीबीएस की डिग्री कहां से आई, वो तो अलग चीज हो गई। ठीक है, बट आप एक चीज देखोगे कि पीछे एक सर्टिफिकेट टंगा होता है, जिसके ऊपर रेड कलर का, ब्लू कलर, ग्रीन कलर का बड़ा सा एक पैच बना होता है। वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आप उसके ऊपर देखना, और लिखा भी रहता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या डिनोट करता है? थियोरेटिकल नॉलेज, डिग्री तो आपके पास है, बट आप उस काम को करने के लिए प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो, आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हो, उस काबिल हो चुके हो। ठीक है, तो उसकी काबिलियत के लिए ये क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पर भी वो सर्विस दे सकते हो।
ठीक है, विदाउट अंडर एनीवन्स गाइडेंस, ठीक है। तो आप अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में वो सर्विस को देने लायक बन चुके हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट के लिए दो चीज होनी चाहिए, एक तो आपको क्या आनी चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर या जॉब ऑफर बोल लो, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर या कह लो जॉब ऑफर आना चाहिए आपके पास, ठीक है। प्लस आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट कह लो, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट, एक सेकेंड, या तो उसको क्या कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। मैंने दोनों वर्ड यूज कर दिए। आपको सबसे पहले जॉब का ऑफर आएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर पहले तो मिलेगा। लेटर पर जब आप अप्रूव कर दोगे कि हाँ भाई आप काबिल हो, मतलब आप एग्री करते हो, सब कुछ आपने फॉर्मेलिटीज जो थी पूरी कर दी और आप सब तरीके से क्वालिफाइड हो चुके हो, प्लस अब आपको साइन कराना होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब कितना कैसे करना है, ठीक है। तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ओके। इसको ही साइन करने के बाद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन शुरू होता है। जॉब ऑफर तक ऐसा नहीं रहता, ठीक। जब आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन कर देते हो तब शुरू होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, तो शुरू करने के लिए क्या चीजें होनी जरूरी है ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात अगर मैं बोलूं क्वालिफिकेशन, तो आप बताओ किसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत है। भाई शॉप या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्या, तो आई विल से नो। है तो वेल एंड गुड बट जरूरी नहीं, ठीक है। पान का शॉप खोलना है आपको, पान की एक छोटी सी दुकान खोलनी है, तो उसके लिए आप कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है, इसमें भाई बिल्कुल एकदम प्रिस्क्राइब्ड ये क्वालिफिकेशन अभी मैं बता रहा हूं और इसके में भी क्वालिफिकेशन चाहिए, बट डिफरेंस क्या है, इसमें एज रिक्वायर्ड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसा प्रोफेशनल एसोसिएशन कहेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको वैसा ही क्वालिफिकेशन लाकर देना होगा। सीओपी पाने के लिए अगर मैं बोलूं तो भाई, अगर मैं एक सीए की बात करूं, मैं बार बार सीए का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं बिकॉज मैं उस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं, तो मैं उस चीज को प्रायोरिटी दे रहा हूं। दैट डजंट मीन कि किसी और चीज में उतनी वैल्यू नहीं, सब इक्विवेलेंट है, अपने लिए बेस्ट है। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब समझ में आया कि भाई जैसे हमारे लिए आईसीएआई है, ठीक है, तो जैसे लॉयर्स के लिए उनकी बार काउंसिल है, तो वो जो प्रोफेशनल बॉडी है ना, वो प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है, वो जो रिक्वायरमेंट डालेगी कि इस प्रोफेशन को कैरी आउट करने के लिए आपको ये डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि आपको प्रैक्टिस करना है अगर सीए के, तो आपको सीए क्वालिफाई करके एक ट्रेनिंग होती है, वो टोटल पूरी करने में तब जाकर आप हो गए क्वालिफाई, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन इसमें जरूरी होता है। तो मैं बोल दूं क्वालिफिकेशन तो जरूरी है, प्लस आपको क्या है, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है प्रैक्टिस के लिए। सेम टू सेम आपको क्वालिफिकेशन की और ट्रेनिंग की जरूरत, यहां पर भी मैं लिख दूं ट्रेनिंग, ठीक है, इसमें भी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, बट एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, जैसा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जितना टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक। एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग आपको, जब प्लस में यहां लिख दे रहा हूं, आपको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग भी मिलती है, ठीक है, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मिलती है। क्लास 12 में इसके बारे में बहुत डिटेल में करेंगे कैसी कैसी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ये ट्रेनिंग भी आपको लेनी पड़ती है और फिर आप उसके बाद सर्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग का पार्ट। नेक्स्ट बात अगर मैं बोलूं आपको कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको जो पैसा लगाना होता है, तो इसमें अगर मैं बोलूं तो इसमें हाईएस्ट लगाना होता है, सबसे ज्यादा। बिजनेस इज ऑल अबाउट कैपिटल, अगर सबके पास उतने पैसे होते तो कोई किसी के अंडर में काम करने नहीं जाता, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर रखना कि सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसमें है, बिजनेस में। फिर इसमें है मॉडरेट या लिमिटेड कह लो, मॉडरेट कह लो या लिमिटेड कह लो,
ठीक, और इसमें है लेस, या मैं लेस ना कह के सीधे सीधे बोल दूं नो। ठीक है, नो, कोई कैपिटल, नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जरूरत नहीं है, नो कैपिटल नीडेड। ठीक है, अच्छा, हाईएस्ट क्यों है भाई? इसमें आपको 0 टू ये हाईएस्ट लेवल सारा कुछ आपको अपने बेसिस पे, अपने दम पे, अपने पैसे से लगाना होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट इसमें क्यों? क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक होगा, जो सामान लाओगे, हर एक चीज में आपको पैसा लगाना पड़ता है। इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल करने वाले, तो हाईएस्ट खुद ही समझ जाओगे कि किन किन चीजों में लगेगा। मॉडरेट और लिमिटेड क्यों लगता है? जब आप जैसे एज अ सीए अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो हमें अपना एक ऑफिस डालना होगा, तो ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होगा, सारी चीजें लगानी होंगी उसमें। डॉक्टर को प्रैक्टिस अपना क्लिनिक खोलना होता है तो सारी इक्विपमेंट्स और बाकी चीजें लानी पड़ती हैं, तो उतने चीजों के लिए तो कैपिटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मॉडरेट या लिमिटेड कैपिटल लगाना पड़ता है। बट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हाँ, आपको उतना जितना उनकी रिक्वायरमेंट है वो चीज के काबिलियत होनी चाहिए, दैट्स इट। कैपिटल नहीं मांगते आपसे। ठीक है, अच्छा, अब और आगे चलते हैं। अगर मैं बोलूं रिटर्न या रिवॉर्ड, सबसे ज्यादा रिटर्न या रिवॉर्ड, अच्छा रिटर्न और रिवॉर्ड से थोड़ा पहले मैं ना एक काम कर लेता हूं। सबसे ज्यादा रिस्क पहले बता दो इसमें। ऑब्वियसली हाईएस्ट रिस्क इसमें है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे चांसेस हैं प्रॉफिट और लॉस के। इसमें कैसा है? मॉडरेट या कह लो लिमिटेड है, और इसमें कह लो नो रिस्क। ठीक है, अब क्यों ऐसा मैं बोला मॉडरेट और लिमिटेड? इसमें जो है ना एक चीज, ये प्रॉफिट होगा या लॉस, ये प्योरली अनसर्टेन बात है, प्योरली अनसर्टेन है। बट इसमें क्या होगा? आइदर प्रॉफिट होगा या नो प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। क्लाइंट आएंगे या नहीं आएंगे, दैट्स इट। ठीक है, आएंगे तो फीस मिलेगी, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगी, दैट्स इट। नो प्रॉफिट नो लॉस तक आप जाओगे, ब्रेक इवन तक। ठीक है, बहुत मॉडरेट लेवल आपका कितना रिस्क या लॉस हो सकता है जो आपने कैपिटल लगा दिया, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं होगा। इसमें तो बहुत ज्यादा, इतना हो जाता है बिजनेस में लॉस कि लोग विजय माल्या हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंट जो आपको पढ़ाया है मैंने अकाउंट्स में, वो हो सकते हैं। बट इधर पे ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहां पर क्यों? क्योंकि इसमें सर्टेन होता है क्या चीज? फीस। कि क्लाइंट आए तो फीस होगी। इधर तो क्लाइंट आए, कस्टमर आए, वो उधार पर लेकर चले गए, बाद में बैड डेब्ट हुआ, बाद में पता चला इंसॉल्वेंट हुए, तो उनके साथ साथ कुछ दिनों में अगर अच्छे अच्छे डेटर आपके इंसॉल्वेंट हो गए तो आप भी हो जाओगे, ऐसा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब चलते हैं इधर पे। नो रिस्क क्यों मैं बोल रहा हूं भाई? इसमें बस इतना जरूरी होता है कि आप ढंग से काम करो। ठीक है, लेजीनेस मत करो। ठीक है, काम चोरी मत करो तो नहीं निकाले जाओगे, आप अच्छे से काम करते रहोगे, कमाते रहोगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है। ठीक, ओके, अब आते हैं इसके जस्ट बाद रिटर्न या कह लो रिवॉर्ड। ठीक भाई, हायर इज द रिस्क, हायर विल बी द प्रॉफिट। तो हाईएस्ट रिस्क था बिजनेस में, तो हाईएस्ट प्रॉफिट भी तो होगा। ठीक है, और इसमें मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क लिए तो मॉडरेट या लिमिटेड इसमें भी है। ठीक है, और नेक्स्ट वाले की बात करें तो इसमें भाई बहुत लेस होगा, एंड ये कह लो फिक्स्ड होगा। ठीक, सैलरी फिक्स्ड रहेगी, उतना मिलते रहेगा आपको, आपका काम देते जाओ और सैलरी लेते जाओ। ठीक, इसमें मॉडरेट या लिमिटेड क्या है? इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ क्लाइंट्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, जितने क्लाइंट्स आएंगे उस हिसाब से बढ़ेगा। बट इसका तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, हाईएस्ट रिटर्न है, इसीलिए चाहे इंडिया की बात कर लो चाहे पूरे वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा रिच कौन सी कैटेगरी आती है? बिजनेसमैन की कैटेगरी। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया आपको किस बेसिस पर रिटर्न और रिवॉर्ड, ये मैंने आपको बताया कि अमाउंट किस में कितना कमाने का है, स्कोप। ठीक है, इनके रिटर्न या रिवॉर्ड को बोलते क्या है ऊपर ही हमने समझ लिया। इसके रिटर्न को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। इसके रिटर्न को हम क्या कहते हैं? फीस।
और इसके रिटर्न को हम क्या कहते हैं, सैलरी या वेजेस। जैसा क्वालिफिकेशन रहेगा, जैसा आप पढ़ कर गए होंगे, वैसा सैलरी या वेजेस दोनों की कैटेगरी में आ सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा पढ़ने के बाद सैलरी की कैटेगरी मिले आपको, ठीक है। तो सैलरी या वेजेस की कैटेगरी में आप जाओगे, ये रिटर्न मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड है ट्रांसफर ऑफ टाइटल, बहुत ध्यान से समझना। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मैं इसको बोलूं, टाइटल की जगह मैं बोलता हूं ओनरशिप, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ओनरशिप या कह लो पोजीशन, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ध्यान सुनना। दादाजी ने बिजनेस खोला था, वो पापा को दे दे और पापा चलाएं, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं। पापा आपको दे दे, आप भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने बच्चे को दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसमें ट्रांसफर एकदम फ्रीली, एकदम अलाउड है, फ्रीली, ठीक है। देते चलो और चलते चलेगा बिजनेस। तो बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ टाइटल यानी अपनी पोजीशन, अपनी ओनरशिप किसी को और को दे देना, वो चीज को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल के बाद नेक्स्ट आता है, इसमें अलाउड है क्या? नहीं, इसमें मैं सीधे बोलूंगा प्रोहिबिटेड, इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक डॉक्टर का बेटा अपने पढ़कर डॉक्टर बन जाए वो बात अलग है, पापा सिंस डॉक्टर थे तो वो अपनी डिग्री दे दें और बिठा दें क्लिनिक में अपने बच्चे को एज अ डॉक्टर, तो चलेगा? नहीं, ठीक है। क्योंकि अब जितने बाकी पेशेंट्स आएंगे उनका एक ही रिपोर्ट आएगा, डिक्लेयर्ड एज डेड, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कैरी आउट नहीं किया जा सकता, प्रोफेशन में ट्रांसफर का पॉसिबिलिटी नहीं है। ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस ने भी इसके ऊपर कंप्लीट स्ट्रिक्ट बैन लगा के रखा है, ठीक है। ओके, इसमें मैं मेजरली बोलूंगा नहीं होता है, बट मैं छोटा सा साइड में एक टिक दे रहा हूं, लिखने के लिए नहीं, समझने के लिए। लिखोगे आप वो बड़े टिक की नहीं है अलाउड, ठीक है। इसमें भी अलाउड नहीं होता, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नॉट अलाउड, ठीक है। मैं एकदम रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड वर्ड एकदम नहीं बोल रहा हूँ, सख्त बैन नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? बुक आपकी यही बोलती है कि भाई इसमें अलाउड नहीं है, बट मैं आपको एक्सेप्शनल केस देता हूँ, मैंने रियल लाइफ में भी देखा और आप भी देखे होंगे, पक्का बात है। कई ऐसे जॉब्स हैं जहां पर एक्सीडेंटल केस में कि पेरेंट को एक्सीडेंट की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है तो उसके बच्चे को या उसकी बीवी को जॉब दे दिया जाता है। कई ऐसे जगह पर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, उसमें ऐसा है प्रोविजन। तो आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जैसा लिखा रहेगा कि ऐसा कोई प्रोविजन है या नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से चलेगा। बट 99% केसेस में अब ये नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे जनरल केस को लेकर कि नॉट अलाउड लिख देते हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि पापा सर्विस दे रहे तो पापा के बदले बच्चा, फिर उनके बच्चे, ऐसे नहीं चलते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो रही है। अच्छा, अब और एक चीज, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या चीज है? देखो, कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब क्या होता है? आप किस तरीके से खुद का पेश आओगे किसी के सामने, ठीक है। आप किस तरीके से दिखोगे, किस तरीके से बोलोगे, चलोगे, काम करोगे, वो सारे चीज का एक कोड बनाकर रखा गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट्स बनाकर रखे गए हैं कि क्या चीज कर सकते हो, क्या चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आपके डे टू डे वर्किंग में उस चीज को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस पर चेक लगाया जाता है, ठीक। और अगर ना करोगे ना आप, तो दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा कोड किसमें प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। ऐसा कोड भाई बिजनेस में तो आप नहीं है, बिजनेस वाले अगर बहुत अमीर भी हो गया तो वो कहीं भी पान खा के थूकना, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको जो मन पहनना है, जूता पहनना है, चप्पल पहनना है, टी शर्ट पहनना है, शर्ट पहनना है, सूट पहनना है, उसको कोई प्रोहिबिशन नहीं है। वो अपने हिसाब से कंडक्ट करेगा, उसका कंडक्ट अपने हिसाब का होता है। बट प्रोफेशनल लोग में ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल लोग में कोड एज प्रेस्क्राइब्ड बाई, एज प्रेस्क्राइब्ड बाई प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं एक एग्जांपल के लिए, सीए के लिए जैसे हमारे लिए कौन से है प्रोफेशनल बॉडी, आईसीएआई, ठीक है। और ये सीएस के लिए कौन सी है भाई, आईसीएसआई, ठीक है। तो और सीएम में अगर कॉस्ट मैनेजमेंट का आप जानते होगे तो उसके लिए भी है आईसीएआई ही, बट डिफरेंस है, ऊपर वाले में सी का मतलब चार्टर्ड है और यहाँ पर सी का मतलब कॉस्ट है, ठीक है।
और अगर एग्जांपल ले लूं तो एडवोकेट्स वगैरह के लिए, लॉयर वगैरह, ठीक है। अब लॉयर और एडवोकेट में भी डिफरेंस होता है, बाद में समझेंगे उसको भी। लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एडवोकेट और लॉयर के लिए कौन प्रेस्क्राइब कर रहा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो और भी हैं, तो ऐसे ये कोड। अब मैं एग्जांपल देता हूँ लाइव। आप डॉक्टर को व्हाइट कोट में क्यों दिखते हो व्हाइल डीलिंग विद पेशेंट्स? क्योंकि वो प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, उसके प्रोफेशनल एसोसिएशन ने बताया है। आप लॉयर को देखोगे ब्लैक कोट में क्यों दिखते हैं, ठीक है, और व्हाइट शर्ट और उनका व्हाइट कलर का उनका टाई, ये सब जो है वो जो उनको दी गई है वो उनके कोड्स हैं, उनको वैसा अपीयर होना पड़ता है व्हाइल प्रोवाइडिंग देयर प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है, सबसे हटकर दिखें और लगे, ठीक है, वो उनकी पहचान है एक तरीके से, ठीक। तो इसी तरीके से चार्टर्स को देखोगे व्हाइल सर्विंग देयर क्लाइंट्स, वो ऐसे ही किसी भी गेटअप में नहीं जा सकते, दे हैव टू बी इन फॉर्मल्स एंड प्रॉपर फॉर्मल्स, दे आर आल्सो, क्या कैसा पहनना क्या है, कैसा रहना है, वो सारी चीज हमारी ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है, ठीक है। तो व्हाइल प्रोवाइडिंग देयर प्रोफेशनल सर्विस वो ऐसा ही अपीयर होंगे। नेक्स्ट बात है, अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में। यहां पर कोड एज प्रेस्क्राइब्ड इन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जो जैसा लिखा होगा वैसा ही आपको बिहेव करना होगा, वैसा ही आपको दिखना होगा, चलना होगा, काम करना होगा उसी तरीके से। एग्जांपल देता हूं फिर से प्रैक्टिकली। आप कई लोगों को देखोगे वो हेलमेट्स लगाते हैं, कई लोग येलो हेलमेट्स, ग्रीन हेलमेट, व्हाइट हेलमेट, ठीक है, रेड हेलमेट, ये अलग अलग तरीके के हेलमेट्स होते हैं। कई लोग आप देखोगे कि नॉर्मल शूज हार्ड वाले पहनते हैं, ठीक है, टिल एंकल, कई लोग बूट टाइप का पहनते हैं, ठीक है। और आप देखोगे कई लोग क्या करते हैं, रेडियम जैकेट्स पहनते हैं, ठीक है, ऑरेंज, ग्रीन, ठीक है, ये सारे कलर के। क्यों? उनको मन नहीं होता है, उनको चमक धमक पसंद नहीं है, उनको उनके प्रोफेशनल ये सॉरी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में वैसा लिखा है कि व्हेन यू विल बी सर्विंग प्रोवाइडिंग सर्विस, तो आपको ऐसे ही आना है, इसलिए वो वैसा करके जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये कोड ऑफ कंडक्ट। मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आ रही हैं, आपके आजू बाजू उसी तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां पर हो गया कोड ऑफ कंडक्ट का बात, ओके। अब एक और चीज यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये खैर आपको पता है ऑलरेडी, बट मैं लिख दे रहा हूं, नेचर ऑफ वर्क। क्या काम क्या करते हैं बिजनेस वाले, क्या करते हैं बिजनेस वाले, क्या कर रहे हैं अभी बताया, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना, ये इनका नेचर ऑफ वर्क है, ये इनका मेन काम है, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल लोग क्या काम करते हैं भाई, प्रोफेशनल लोग क्या काम करते हैं, तो भाई ये होगा प्रोवाइडिंग, या मैं एक वर्ड लिख रहा हूं सर्विस के लिए ना, ये वर्ड बहुत यूज होता है, इसलिए यहां पर अभी सीख लो, रेंडरिंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग, रेंडर करना, रेंडरिंग, ठीक है, रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड सर्विस, बेटा सीधे सर्विस मत लिखना, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स, ठीक है। अपने क्लाइंट्स को वो पर्सनलाइज्ड सर्विस देते हैं, जिसको जैसी जरूरत है। डॉक्टर ऐसा नहीं है कि सबको एक ही गोली चला दे, झोला छाप डॉक्टर के पास जाना मत, ठीक है। तो वही चीज वो बोल रहा है कि सबको एक ही तरीके का सर्विस वो देते, ये पॉसिबल नहीं है, सबको सबके जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड नेचर का सर्विस देना होगा, ठीक है, ओके। इसमें ये क्या करेगा, प्रोवाइडिंग या रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है, providing services as per the employment agreement to his or her employer। उसका जो एम्प्लॉयर होगा, जो कंपनी होगा जिसमें वो काम कर रहा है, उसको जिस तरीके से उसको अपॉइंट करते हो तो उसके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में काम बताया गया होगा, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, वो उस तरीके से काम करके देगा। इतना बात क्लियर हो रहा है अभी तक, कोई डाउट तो नहीं? ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ वर्क। हमने कई सारे पॉइंट कवर कर लिए, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं कोई चीज मेरे से छूटी ना रह गई हो। चलो, तो ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स ही कवर कर लिए ना, ठीक है। और प्रैक्टिकली किया, देखो मैं किसी भी चीज को थियोरेटिकली नहीं लेकर चल रहा हूं। हाँ, दो एवरीथिंग विल बी बेसिस द थियरी, बट वो थियरी कैसे रियल लाइफ में दिखती है या
हमारे आजू बाजू हो रही है, ठीक है, तो वो जानने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम्पल ऐसा दो जो प्रैक्टिकली समझ में आए, हमारे आजू बाजू दिखे हमें, तो हमारा दिमाग बार बार जब वो देखेगा ना तो हमारे सब्जेक्ट से हमें को रिलेट कर देगा, ठीक है। तो अलग से रिवीजन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ जगह पे जहाँ पे एजम्पशंस वगैरह लगते हैं वहां पर थोड़ा ज्यादा थियोरेटिकल हो जाता है, बट सीखने के लिए कभी कुछ चीज को एज्यूम पहले किया जाता है, हमेशा वो एज्यूम्ड ही नहीं रहता, ठीक है। आगे चल के वो एडवांस लेवल पर बदलती है चीजें, तो धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो ये हो गया हमारा टोटल ये क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ये सब ही क्या है, मैं इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। यही टॉपिक को वो बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के नाम पर ना पूछकर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम पर भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, हाँ। तो बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट हमने क्लासिफिकेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। याद है, मैं इसको रिकॉल कराने से पहले आपको एक फीचर दिखाऊं। बिजनेस का एक बहुत अच्छा सा फीचर लिखा था मैंने कि बिजनेस इज प्रॉफिट मोटिव एंड profit is the major objective of every business. Earning profit is the major objective, but it is not the sole objective, it is not the only objective. याद होगा आपको, ठीक है। इट इज नॉट द सोल या ओनली ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देयर आर मेनी अदर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, देयर आर मेनी अदर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, ठीक है। बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, तो आज हम देखेंगे वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। देखो, आपकी एनसीईआरटी बुक में पॉइंट पॉइंट वाइज अलग अलग लिखा है, वो बात की बात है, ठीक है। बट मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूं वो कंसेप्चुअली बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप को रिलेट कर पाओगे प्रैक्टिकली कि वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव्स को कैटेगराइज करें ना तो वो तीन तरीके से कैटेगराइज होंगे। देखो, सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव का नाम है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, या कह लो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मेजर कैटेगरी बता रहा हूं, फिर उसके अंदर क्या है कैसे है वो समझेंगे। फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर प्रैक्टिकली आपको समझना है तो देखो, मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले हर इंसान अपना भला चाहता है, तो बिजनेस अपना भला कैसे करे। सबसे पहले उसका एजेंडा आता है कि बिजनेस अपना भला कैसे करे। एक बार अपना भला कर लेगा, फिर सोचेगा अपने से जुड़े लोगों का, यानी कि अपने एम्प्लॉय का। तो मैं यहां लिखूं, बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को खुश कैसे करे, ठीक है। बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को खुश कैसे रखे या कैसे करे। एक बार अपना हो गया, अपने लोगों का हो गया, फिर आएंगे जनहित में जारी, ठीक है। तो सोसाइटी की बारी आ गई अब, ठीक है। तो बिजनेस सोसाइटी का भला कैसे करे, बिजनेस सोसाइटी का भला कैसे कर सकता है, ये भी अब हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स तीन तरीके के मेजरली अगर हम देखेंगे तो ये तीन तरीके के हैं कि बिजनेस अपना भला कैसे करे, फिर अपने लोगों का भला कैसे करे, और जब ये दोनों कर ले तो वो समाज का भला, सोसाइटी का भला किस तरीके से करे, ये समझने जा रहे हैं। देखो, पहले अपना भला जब सोचते हैं ना तो बिजनेस अपने भले के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। देखो, कोई भी बिजनेस होगा, प्रैक्टिकली सोच कर भी देखना।
सबसे पहला तो भला उसका तब होगा जब वो सरवाइव कर पाए। शुरू किया आपने बिजनेस और वो टिक जाए। नहीं तो कई बिजनेस शुरू होता है और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों और सालों में बंद हो जाता है। एक बार टिक जाएगा तब दूसरा ऑब्जेक्टिव सोचता है कि यार अब थोड़ा कमाना है। बच तो गए, अब थोड़ी कमाई भी आनी जरूरी है। शुरुआत में ही कोई पहले ही खोलते ही प्रॉफिट नहीं सोचता। ठीक है, एक बार प्रॉफिट कमाने लगे अब और कमाना है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्रोथ। तो ये होता है अपना भला। अपने भले में मेजरली वो क्या करेगा, पहले सरवाइव करने की कोशिश करेगा, फिर प्रॉफिट कमाने की और फिर ग्रोथ लाने की कोशिश करेगा। देखो सरवाइव करने के लिए ना दो चीजें जरूरी है। देखो अगर आपको बिजनेस में सरवाइव करना, अगर दो चीज कर ली तो सरवाइव कर जाओगे। पहला होता है क्रिएट कस्टमर्स। सरवाइव करने के लिए क्रिएट कस्टमर, और दूसरा है फेस कॉम्पिटिटर्स। मैं आपको स्ट्रेटेजिकली एकदम समझा रहा हूं और ये लाइफ टाइम आपको याद रहना चाहिए, काम आएगा। ठीक है, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ में सर्वाइव करने के लिए पहले दो चीज अगर आप कर ले तो सर्वाइव कर जाओगे। नए कस्टमर बनाओ और जो बन चुके हैं उन्हें बचाओ। बनने के बाद वो छोड़कर चले गए तो कोई मतलब नहीं, बचाओ। तो बचाओ किन से? हमारे कॉम्पिटिटर से, कि वो तोड़कर ले ना जाए। ठीक है, तो वो सॉलिसिट ना कर ले, हमारे कस्टमर तोड़कर ले ना जाए, सॉलिसिट ना कर ले। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए आपको क्या करना होगा? क्रिएट कस्टमर एंड देन फेस कॉम्पिटिटर। इतना बात समझ में आया? तो सर्वाइव ऐसे हो जाएगा। दूसरा वर्ड क्या आया? प्रॉफिट। अब एक बार सर्वाइव कर ले तो प्रॉफिट क्यों जरूरी है, ध्यान से समझना। प्रॉफिट दो रीजन से जरूरी होता है। एक, पहला टू कवर कॉस्ट, जो आपने लगाया वो रिकवर हो, और दूसरा होता है टू बियर रिस्क। पहले तो उतना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे खर्चे निकल जाए, और उसके बाद एक्स्ट्रा इसलिए कमा कर रखते हैं कि आज तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, कल को कोई दिक्कत आए तो इतनी प्रॉफिट की अर्निंग की एबिलिटी हो जाए कि हम उस रिस्क को, उस लॉस को हम फेस कर पाए। ठीक है, उसको बियर करने की एबिलिटी हो हमारे अंदर। ठीक है, तो सर्वाइवल के बाद प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट का दो रीजन है, या दो रीजन से ही हम प्रॉफिट कमाने का मेन एम रखते हैं। एक बार प्रॉफिट भी कमा लिया, आपको लगने लग गया कि कॉस्ट तो बहुत पीछे छोड़ो, रिस्क विस्क बियर करने बहुत कमाई हो, अब और कमाना है आपको। तो और कमाने का तरीका क्या क्या होगा? या तो आप सेल्स इंक्रीज करोगे, या तो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट और पैसा लगाओगे बिजनेस में, या तो आप लाओगे डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन कहने का मतलब एक लाइन से हटकर, एक प्रोडक्ट लाइन से हटकर दूसरे बिजनेस में जाना। जैसे रिलायंस, ठीक है, कि भाई जिसमें भी जाओगे, चाहे आप कंज्यूमर गुड्स में जाओगे एफएमसीजी में, ठीक है, चाहे आप टेलीकॉम में जाओगे, ठीक है, चाहे आप किसी और फील्ड में जा रहे हो, लाइक इवन रिलायंस के सीमेंट वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, आप किसी भी फील्ड में घुसोगे ना, रिलायंस मिल ही जाएगा आपको। इतना वो डाइवर्सिफाई कर रहा है खुद को। टाटा, इतना वो रतन टाटा जी इतने ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफाई मतलब एक सेगमेंट से हटके दूसरे सेगमेंट में, प्रोडक्ट लाइन में घुस जाना। ठीक है, और कैसे? इवन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, काम ज्यादा रहा तब तो एम्प्लॉइज बढ़ा रहे। तो ये सब कुछ है जिससे ग्रोथ लाई जा सकती है, या ये सब चीजें होती है तो हमें समझ में आ जाता है कि नाउ द कंपनी इज ग्रोइंग। ठीक है, तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इतना क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव, अभी तक हम बस प्रॉफिट जान रहे थे, नहीं, प्रॉफिट तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बट सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ ये उसके अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर वो अपने लोगों के लिए क्या ऑब्जेक्टिव रखेगा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी उनको कैसे खुश करेगा। अगर आप सोचो, आप एक बिजनेसमैन होते हैं, आपके अंडर में बहुत सारे इंप्लॉय होते हैं, तो आप उनको खुश करने के लिए क्या करते हैं? रोज सुबह उठ के उन्हें बुलाकर गाली देते हैं? नहीं, आप क्या करते? सबसे पहले तो उन्हें क्या करते? फेयर रेम्यूनरेशन पे करोगे, तब वो खुश होंगे। फेयर रेम्यूनरेशन कहने का मतलब कि जो जिसका जितना हक बनता है। कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह को आप देखोगे बहुत कम दाम में अपने एम्प्लॉइज को रखे रहते हैं। कई प्राइवेट टीचर्स वगैरह कोचिंग में या प्राइवेट स्कूल्स में इतने कम में पढ़ाते हैं कि मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पाता हूँ कि उतने में उनका गुजारा होता कैसा होगा। ठीक है, तो फेयर मतलब ये है जिसका जितना और बनता है एक्चुअली उनको उतना पे करो। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। नेक्स्ट बात है, और उनको और क्या कर सकते हो भाई अपने लोगों को खुश करने के लिए? उनको टाइम टू टाइम प्रमोशन दो बेस्ड ऑन देयर वर्क। और क्या कर सकते हो भाई? आप उनको इंसेंटिव्स दो। इंसेंटिव्स कहने का मतलब है कुछ एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह भी दो। ठीक है, सैलरी के अलावा भी कुछ इंक्रीमेंट वगैरह दो। ठीक है, तो इंसेंटिव्स में बहुत सारे तरीके के आते हैं, तो
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कुछ एडिशनल भी चीजें मिलनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, 12th में बहुत डिटेल में करेंगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं। अच्छा, और आप उनको क्या दे सकते हो, इंसेंटिव से ही जुड़ा ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इजी टर्म में आप समझ पाओगे। मेडिकल अलाउंस दो, ठीक है, या मेडिकल की फैसिलिटी दो, हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी दो, ठीक है। आप उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग की फैसिलिटी दो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, आप उनको जॉब सिक्योरिटी दो। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कभी भी लात मार के भगा नहीं देना, ठीक है, कभी भी हायर एंड फायर नहीं कर देना। एटलीस्ट उनको ये लगे रहे कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए खड़ी रहेगी। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थे जो इस कोरोना के टाइम में भी अपने एम्प्लॉयज को हटाई नहीं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें से एक टाटा जी की भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत पॉपुलर है। तो ये चीज, ये सारे चीज आप करोगे, उनको टाइमली बोनस वगैरह डिक्लेयर करो, ठीक। तो ये सब करके आप क्या कर सकते हो, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज को खुश कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। क्यों ऐसा है, क्यों अपने लोगों को खुश क्यों करना है बेटा, आप बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी ले आओ, आप बेस्ट से बेस्ट चीजें कर लो, लेकिन अगर आप अपने लोगों पर खर्चा नहीं कर रहे हो ना, अपने लोगों को खुश नहीं कर रहे हो, तो वो टेक्नोलॉजी धरे की धरे रह जाएगी। ह्यूमन एसेट्स आर दी ग्रेटेस्ट एसेट, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्यों करना होता है, बिकॉज ह्यूमन एसेट्स आर दी ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। यही है जो ऑर्गेनाइजेशन को फर्श से अर्श तक ले जाएंगे, और यही है जो अर्श से वापस फर्श तक ले आएंगे। आपको आपके 0 से 100 तक ले जाने पर आप ही के लोगों का हाथ होता है, और उनको 100 से 0 तक लाने में भी अपने लोगों का ही हाथ होता है। तो इसलिए ह्यूमन एसेट्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स, इसलिए उनके ऊपर उनकी खुशी को देखते हुए इन्वेस्ट करना, एक्सपेंडिचर करना, उनको खुश रखने का जिम्मेदारी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है हर बिजनेस का, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एक और बात बोलूंगा, जॉब सिक्योरिटी। कई लोग कहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब इसलिए खोज रहे हैं ताकि हमारा जॉब सिक्योर्ड हो जाए, उसमें सारी फैसिलिटी मिलती है। प्राइवेट जॉब में कब निकाल दिया कुछ भरोसा नहीं। आप मुझे बताओ, अगर आप एक एम्प्लॉयर होते, एक कंपनी होते, आपका बेस्ट एम्प्लॉय है, आप प्राइवेट ही जॉब दे रहे हो, अब बेस्ट एम्प्लॉय को क्यों निकालोगे, क्यों निकालोगे भाई, आपको वो आपका बेस्ट आउटपुट दे रहा है, इवन छोड़कर जाने वाला होगा तो आप उसको एक्स्ट्रा पैसे देकर रोकोगे। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन को, कई लोगों को मैं जानता हूं जिनको जाने देने पर डबल का ऑफर हुआ है, ठीक है। तो टैलेंट इज एवरीथिंग, अगर आप टैलेंटेड हो ना तो आपको पक्का मिलेगा, हर जगह आपकी रेपुटेशन होगी, कोई निकालने के लिए बुलाएंगे लोग, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी एज सच मेरे हिसाब से अगर स्किल और टैलेंटेड हो तो जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, आप अपने में काफी हो, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी का भला करने के लिए आप क्या करोगे, सोसाइटी का भला करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। पहली बात तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दो। दूसरी बात, फेयर प्राइस में दो, फेयर प्राइस, प्लीज डोंट राइट लो प्राइस, लो प्राइस ना इंफीरियोरिटी शो करता है। फेयर प्राइस, इसका जितना बनता है उतने में दो, जबरदस्ती का पैसा नहीं चार्ज करो एक्स्ट्रा। नेक्स्ट बात है, अच्छा, सोसाइटी का यहां मतलब है अदर देन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वर्कर्स, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन और उसके लोग के अलावा बाकी सब कोई सोसाइटी में आएगा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो सारी चीज जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है वो उसकी सोसाइटी है, ठीक है। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना, फेयर प्राइस में देना, नो अडल्टरेशन, नो अडल्टरेशन यानी मिलावट नहीं करना, ठीक है, ठीक है, नो एडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं करना भाई, मिलावट नहीं करना, ठीक है। वो भी तो अच्छी बात है, नहीं तो दूध वाले तो आपके सामने मिलाकर और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं एकदम प्योर है, ठीक है। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब और आगे चलते हैं, नो अडल्ट्रेशन के बाद टैक्स पेमेंट ऑन टाइम, ऑन टाइम आप टैक्स का पेमेंट करो, ठीक है, लॉ को फॉलो करो, ठीक है, लॉ अबाइडिंग बनो, ठीक है। ये सारी चीज करके, और एक लिख दूं, इको फ्रेंडली गैजेट्स, इको फ्रेंडली
गैजेट का यूज करके, यानी पोल्यूशन ना करके, ये सारी चीजों के लिए क्या होगा, ये सारी चीजों को करके आप सोसाइटी का भला कर सकते हो। ठीक है, और कहते हैं ना, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो जब तक वो खुश रहेगी, उसी सोसाइटी से आपके कस्टमर आ रहे हैं, तब तक आपका बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा। शॉर्ट रन में तो शायद आपको ये ना फील हो, बट लॉन्ग रन में आप हमेशा देखोगे बिल्डिंग कस्टमर्स या बिल्डिंग कस्टमर रिलेशंस वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। ठीक है, तो वहां पर आपने सरवाइव तो कर लिया था, लेकिन ग्रो करने के लिए भी कस्टमर्स की उतनी ही जरूरत है। ठीक है, तो एक चीज सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए एक बहुत बड़ा वर्ड आजकल यूज हो रहा है, विच इज कॉल्ड CSR। CSR का मतलब है, यहां लिख देता हूं मैं, ये जरूरी नहीं आपको लिखना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आजकल छोटे छोटे बिजनेस की तो मैं बात नहीं कर रहा, जैसे कंपनी वगैरह की है, तो उनके एक्ट के अंदर में सेक्शंस बनाए गए हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, और वो सेक्शंस में लिखा गया है कि अगर कोई कंपनी इतना कमाती है तो उसको अपने प्रॉफिट का सर्टेन अमाउंट इन इन जगहों पर, इन इन कामों में, इन इन समय पर लगाना पड़ेगा। वो प्रेस्क्राइब्ड है और मैंडेटरली करना पड़ेगा, नहीं किए तो आपके ऊपर पेनाल्टी ठोक दी जाएगी, कंपनी बंद भी हो सकती है। तो इस चीज के लिए यहाँ पर ये बताया है, बहुत बड़ा आजकल एक टर्म आ रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अभी से ही समझ जाओ। ठीक है, कि कंपनी का क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, CSR वो कहता है। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के। ठीक है, अब एक बात ध्यान समझना, जब कोई ये सारी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है ना, तब जाकर वो बनता है ब्रांड। ध्यान से सुनना, ये जब सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप फुलफिल कर लेते हो, तब आपकी ब्रांडिंग शुरू होती है। शुरू में ही कोई चीज आते ही ब्रांड नहीं बन जाती, टाइम लगता है ना। तो टाइम लगने में, उस टाइम में होता क्या है, वो ऊपर की चीजें सारी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होती हैं, एंड इसके साथ साथ आप क्या बनते हो, ब्रांडिंग आपका डेवलप होता है। ठीक है, जिसको इसी से डिफाइन करते हैं हम मार्केट स्टैंडिंग, कि आप उस मार्केट में किस पोजीशन पर, ठीक है, मार्केट पोजीशनिंग भी कई लोग कहते हैं। ठीक है, कि आप उस मार्केट में किस नंबर पर आते हो। ठीक है, कि टेलीकॉम में अगर हम घुस जाए, अगर मोबाइल की इंडस्ट्री में अगर हम घुस जाए, मोबाइल प्रोडक्शन में, तो आप किस नंबर पर आते हो। ठीक है, आपके पास कितने कस्टमर्स हैं, उस टोटल, उस कैटेगरी के मोबाइल खरीदने वाले यूजर्स का अगर टोटल लेकर प्रपोर्शन निकाला जाए, पाई चार्ट बनाया जाए, परसेंटेज निकाला जाए, तो आपके पास कितने उसके टोटल कस्टमर्स हैं। तो इस तरीके से बनता है हमारा टोटल कंसेप्ट या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अभी तक हम सोच रहे थे अर्निंग प्रॉफिट इज दी ओनली ऑब्जेक्ट, बट ये गलत है। देर आर मेनी ऑब्जेक्ट, दैट इज अ प्राइम ऑब्जेक्ट, मेजर ऑब्जेक्ट, बट दैट इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इस सेशन में हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर, ओके, बाय।